अगर आपको बुखार, गले में इन्फेक्शन, खांसी के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, यूटीआई, कान या सांस की नली के इन्फेक्शन जैसी समस्या है और आपके हाथ में या डॉक्टर ने आपको मासेप एक्सेल 200 mg टेबलेट दिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप जानना चाहते हैं कि यह टेबलेट कैसे काम करती है। लेकिन वीडियो को बीच में बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि आज हम सिर्फ या नहीं बताएंगे कि मासेप एक्सेल 200 mg किस काम आती, बल्कि यह भी समझेंगे कि इसमें कौन कौन से साल्ट होते हैं या शरीर में जाकर बैक्टीरिया पर कैसे काम करती है, किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से लक्षण बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा कर सकते हैं, इसे लेने का सही तरीका क्या है, डोज किस तरह तय होती है, इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में छोड़ना क्यों नुकसानदायक हो सकता है, महत्वपूर्ण कब यह दवा बिल्कुल काम नहीं करेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक सेफ्टी टिप्स बताऊंगा जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कंपोजिशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें सिपेक्जिम 200 mg और डायलॉक्सासिलिन यानी 500 mg प्लस लैक्टिक एसिड बेसिलस 90 मिलियन स्पोर्स के रूप में होती है। अब समझते हैं यह दवा किन समस्याओं में इस्तेमाल होती है। मासेप एक्सेल यानी 200 mg जैसी सिपेक्जिम प्लस डाइक्लोरोक्सासिन कम्बिनेशन का इस्तेमाल कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर गले, सांस की नली या फेफड़ों से संबंधित संक्रमण इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात, हर खांसी या हर बुखार में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वायरस की वजह से होते हैं और एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन को खत्म नहीं करती। थ्रोट इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियल थ्रोट इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। जैसे लक्षणों की बात करें तो गले में तेज दर्द होना, निगलने में परेशानी होना, इसके साथ फीवर आना या बुखार होना, गले में सूजन होना या कमजोरी जैसी शिकायत हो सकती हैं। ईयर इन्फेक्शन यानी कुछ बैक्टीरियल ईयर इन्फेक्शन में भी इस प्रकार की एंटीबायोटिक कम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कान में दर्द होना, सुनने में परेशानी होना, डिस्चार्ज या बुखार होने पर कान की जांच जरूरी हो सकती है। यह साइनस का इन्फेक्शन, कुछ बैक्टीरियल साइनस इन्फेक्शन में जैसे चेहरे में प्रेजर, नाक बंद होना, गाढ़ा नोजल डिस्चार्ज, सिर दर्द, बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हर साइनस प्रॉब्लम बैक्टीरिया नहीं होती। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यह दवा इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे यूटीआई में लक्षण हो सकते हैं जैसे पेशाब करते समय जलन, बार बार पेशाब लगना, यूरिन में डिस्कम्फर्ट, लोअर एब्डोमेन में दर्द और कभी कभी फीवर। लेकिन यूटीआई की सही एंटीबायोटिक का चुनाव कई मामलों में यूरिन टेस्ट और बैक्टीरियल सेंसिटिविटी पर निर्भर कर सकता है। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, यह दवा बैक्टीरिया को खत्म कैसे करती है। इस कम्बिनेशन में मौजूद सिपेक्जिम और डाइक्लोरोक्सासिन बैक्टीरिया सेल वाल बनाने की प्रक्रिया को रोकते हैं। बैक्टीरिया को सर्वाइव और मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोटेक्टिव सेल वाल की जरूरत होती है। जब यह प्रक्रिया बाधित होती है तो यानी सस्पेक्टिवल बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। और तीसरा कंपोनेंट लैक्टिक एसिड बेसिलस, यह प्रोबायोटिक कंपोनेंट है जिसका उद्देश्य इंस्टाइन यानी आंत में बेनिफिशियल बैक्टीरिया को सपोर्ट करना है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के दौरान गुड बैक्टीरिया में बदलाव होने से कुछ लोगों को डायरिया डाइजेस्टिव परेशानी हो सकती है। यानी इस कम्बिनेशन को आसान भाषा में समझें तो दो कंपोनेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबायोटिक एक्शन देते हैं और लैक्टिक एसिड बेसिलस इंस्टाइन यानी आंत को बेनिफिशियल बैक्टीरिया को सपोर्ट करने के लिए शामिल किया गया है। समझते हैं अब थोड़ा बीमारी के कारण को समझना भी जरूरी है। जब हार्मफुल बैक्टीरिया यानी शरीर के किसी हिस्से में बढ़ने लगते हैं तो इम्यून सिस्टम उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता, तब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन अलग अलग जगह हो सकता है जैसे गला, कान, नाक और साइनस, फेफड़े, यूरिनरी ट्रैक्ट, त्वचा, अन्य टिश्यू इन्फेक्शन। लेकिन इन्फेक्शन का कारण बैक्टीरिया, वायरस या केवल सिम्टम्स देखकर हमेशा निश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए। अब समझते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स यानी किन इन्फेक्शन में लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जैसे बुखार होना, खांसी या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, गले में दर्द होना, कान में दर्द होना, पेशाब में जलन
या शरीर में दर्द या कमजोरी और थकान, किसी जगह लोकलाइज्ड स्वेलिंग या इन्फेक्शन। लेकिन ध्यान रखें, इनमें से कोई भी सिम्टम्स अपने आप बैक्टीरिया इन्फेक्शन साबित नहीं करता। अब बात आती है डोज और लेने के तरीके की। एंटीबायोटिक की डोज व्यक्ति की उम्र, वजन और इन्फेक्शन की जगह, सेंसिटिविटी, किडनी फंक्शन तथा दूसरे मेडिकल फैक्टर्स के आधार पर तय की जाती है। इसलिए सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर अपनी डोज तय करना सही नहीं है। एडल्ट के लिए डोज सुबह शाम यानी 3 से 5 दिनों तक लेनी होती है, या पेशेंट की गंभीर बीमारी या उसे किस प्रकार का इन्फेक्शन है उस पर निर्भर करता है। डॉक्टर अगर आपको यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है तो जितनी डोज बताई गई उतनी लें, निर्धारित समय पर लें। टेबलेट को पानी के साथ पूरा निगलें, बिना सलाह के डोज डबल ना करें, अपनी मर्जी से बार बार कोर्स पूरा ना करें। मान लेते हैं एंटीबायोटिक का कोर्स बीच में क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दवा शुरू करने के बाद 2 से 3 दिन में आराम मिल गया, वह सोचता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी टेबलेट की जरूरत नहीं, और दवा बंद कर देता है। यह तरीका गलत हो सकता है। एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन इन्फेक्शन और प्रिस्क्राइब्ड यानी रिजीमेन पर निर्भर करता है, इसलिए जो कोर्स निर्धारित किया गया उसे बिना मेडिकल एडवाइस के बीच में बंद या बदलना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इसके संभावित साइड इफेक्ट की। कुछ लोगों में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द, इंडाइजेशन, गैस, हेडेक, डिजीनेंस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हर व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट हो या जरूरी नहीं, लेकिन अगर डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाए या लगातार बना रहे या कोई गंभीर रिएक्शन दिखाई दे तो मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको पहले कभी पेनिसिलिन या सेफ्लोस्पोरिन या किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी हुई है तो यह जानकारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जरूर बताएं। इसके अलावा किडनी डिसीज, लीवर डिसीज, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल, स्थितियों में विशेष सावधानी की जरूरत हो सकती है। अब वीडियो का शायद सबसे जरूरी पॉइंट, अगर आपको सामान्य वायरल कोल्ड, वायरल फ्लू या किसी अन्य वायरल इन्फेक्शन की वजह से सिम्टम्स हैं तो एंटीबायोटिक सामान्यतः वायरस को खत्म नहीं करती। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ होती है, वायरस के खिलाफ नहीं। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्या है दोस्तों, यह बात हर परिवार को समझनी चाहिए। अगर एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल हो, एंटीबायोटिक लेना, गलत एंटीबायोटिक लेना, डोज गलत लेना, बार बार खुद से लेना, प्रिस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट को गलत तरीके से बदलना, तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है। फिर भविष्य में वही इन्फेक्शन होने पर दवा कम असरदार हो सकती है। इसलिए एंटीबायोटिक को साधारण फीवर टेबलेट समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है तो कुछ बेसिक बातें मददगार हो सकती हैं। पर्याप्त फ्लूइड लें। अगर आपको फ्लूइड यानी रिस्ट्रिक्शन की कोई मेडिकल समस्या नहीं है तो पर्याप्त पानी, फ्लूइड लेना यानी हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है। हल्का और बैलेंस्ड खाना यानी भूखे रहने के बजाय अपनी टॉलरेंस के अनुसार न्यूट्रिएंट्स भोजन लें। पर्याप्त आराम, इन्फेक्शन के दौरान शरीर को रिकवरी के लिए आराम की जरूरत होती है। खुद से एंटीबायोटिक बदलें नहीं। एक एंटीबायोटिक से तुरंत फायदा ना दिखने पर खुद से दूसरी एंटीबायोटिक शुरू ना करें। दूसरी मेडिसिन की जानकारी दें। अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को बताएं। तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर दवा लेने के बाद सांस लेने में परेशानी, चेहरे, ओंठ, जीभ में स्वेलिंग, सेवर, एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा या लगातार डायरिया, बेहोशी या गंभीर कमजोरी, लगातार बढ़ता हुआ बुखार यानी हालत तेजी से बिगड़ना जैसी समस्या हो तो इसे सामान्य साइड इफेक्ट समझकर इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आदी हुई जानकारी पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल हो वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।